बेटा नाउ दिस इज अ सिक्स वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो में चैप्टर 5 फिफ्थ वीडियो में बेटा हमने ये कर लिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस फॉर्मेट के अंदर बनता है ना। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका फॉर्मेट ये रहता है जो हम नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। कंपनी अपनी सारी इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। एंड उसका टोटल रिवेन्यू और एक्सपेंसेस 7 कैटेगरी के होते हैं, 7 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। फिर टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उस पर टैक्स चार्ज होता है। तो मैं अब एक एक आइटम को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ अपने नोट्स के थ्रू। तो देखिए ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है? कंपनी जो अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू कमाती है, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? जो कंपनी का मेन काम है, कंपनी जिस पर्पस के लिए क्रिएट की गई है, कंपनी का जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। लाइक जैसे फाइनेंशियल कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है? लोन देना, लोन लेना, ठीक है, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, डिवेंचर्स खरीदना, डिवेंचर्स बेचना। जो उसने लोन दिया उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। जो उसने ओपन मार्केट में शेयर्स खरीदे हैं उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसने जो शेयर खरीदे हैं उस पर जो उसको डिविडेंड मिल रहा है वो उसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है ना, या कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पे खरीदा बेचा, कमीशन रिसीव्ड। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी लाइक जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया या ट्रेडर हो गया, सामान बनाकर बेच रहा है, सामान बनाकर बेच रहा है या फिर सामान खरीद कर आगे बेच रहा है, उसके लिए क्या होगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सामान बेचना, इनकम, सामान बेचना। और जो जितना वो सामान बेचेगा उतना उसका स्क्रैप क्रिएट होगा, स्क्रैप। जितना मैन्युफैक्चरिंग होएगी उतना ज़्यादा स्क्रैप होएगा। स्क्रैप जैसे कि आप देखोगे फुटवेयर बनते हैं, जब फुटवेयर बनते हैं तो उसके आसपास का जितना भी वो लेदर होता है वो वेस्ट चला जाता है, स्क्रैप हो जाता है। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप होगा। तो जितना सेल होगा उतना स्क्रैप होगा। सेल ऑफ स्क्रैप भी इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही आता है। कमीशन रिसीव्ड आ सकता है, कमीशन पे बेचा सामान, ठीक है। अब रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी क्या करती है? प्रॉपर्टी खरीदती है, प्रॉपर्टी बेचती है। अब उसको इनकम कहाँ से होगी? रेवेन्यू कहाँ से होगा? रेवेन्यू जो रेगुलर एवरी एवरी मंथ जो इनकम होगी कहाँ से होगी? अब इसने 10 प्रॉपर्टी बनाकर बेची हुई है, अभी बेची नहीं, बना के रखी हुई है, प्रॉपर्टी बनाई है, बेची नहीं, किराए पर दे दी। तो इसने जो किराए पर प्रॉपर्टी दे दी, रेंट जो उसको मिल रहा है एवरी मंथ, वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसने जो प्रॉपर्टी बेची वो कमीशन पर बेची, तो वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब जो इसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस था, अब इसके अलावा, अपने मेन काम के अलावा बाकी अदर सोर्सेज से जो इनको इनकम होती है उसको बोलते हैं अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम जैसे फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी कोई भी तरीके की कंपनी हो, सिर्फ फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं करें, कोई भी तरीके की कंपनी हो, अगर वो एसेट बेचती है, एसेट बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है, वो अदर इनकम में ही आता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स का अगर रिफंड आ गया वो भी अदर इनकम में ही आता है। हमेशा चाहे किसी भी तरीके की कंपनी हो, इनकम टैक्स पे करना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। वो हम आपको कैश फ्लो के चैप्टर में बताऊंगी। लेकिन इनकम टैक्स का अगर रिफंड आ जाता है तो उसको अदर इनकम में लिखा होता है। कैश डिस्काउंट रिसीव, मेरे को डिस्काउंट मिला, रेंट मिला फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ये सब अदर इनकम है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और अदर रेंट रिसीव्ड, ये इसके लिए अदर इनकम हो गया। इसका मेन काम तो नहीं है, अपने काम के अलावा इसको इनकम हो रही है, अपने काम के अलावा। तो एसेट बेचना कभी किसी का कोई काम नहीं होता, एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम होता है। हर तरीके के बिजनेस के लिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हमेशा अदर इनकम होता है। कैश डिस्काउंट मिलना अदर इनकम होता है। रेंट रिसीव्ड सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, बाकी हर तरीके की कंपनी के लिए अदर इनकम होता है, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी का ये अदर इनकम में नहीं आएगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड बेटा जो है वो रियल एस्टेट कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। इसके अलावा बाकी और सारी कंपनीज के लिए रेंट रिसीव्ड अदर इनकम होता है। अब रियल एस्टेट कंपनी के लिए अदर इनकम में आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, अदर इनकम में आ गया। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं बुक के अंदर, हम बुक के इलस्ट्रेशंस देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस करने कैसे हैं, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इलस्ट्रेशन नंबर 31।
हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, ठीक है। इसके लिए बताओ कौन कौन सा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। सेल्स होगा, सेल ऑफ स्क्रैप होगा, ये इसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अब अदर इनकम में क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कमाना और डिविडेंड कमाना। इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना फाइनेंशियल कंपनी के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है इंटरेस्ट कमाना, डिविडेंड कमाना। लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट कमाना और डिविडेंड कमाना कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी बोल रही हूँ अदर इनकम है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 32 या फाइनेंशियल कंपनी की बात आ गई। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट कमाना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिविडेंड कमाना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अदर इनकम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 33। देखिए सेल, अब ये कौन सी कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस कर देते हैं हम, सेल्स रिटर्न्स को सेल्स में से माइनस कर दिया। सेल ऑफ स्क्रैप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स अदर इनकम, डिविडेंड कमाना डिविडेंड अर्न अदर इनकम। तो पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, प्लस कर दिया, अदर इनकम के दोनों सोर्सेज लिखे, प्लस कर दिया, टोटल रिवेन्यू लिख दिया। नेक्स्ट फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी पर कंपनी का कैटेगरी जरूर देख लेना। फाइनेंशियल कंपनी के लिए मिसलेनियस इनकम अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन रिवेन्यू उसका काम है, उसने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड कमाना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अदर इनकम, ठीक है बेटा। सो वी हैव डिस्कस्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, अदर इनकम क्या होता है, उसके ऊपर बेस मैंने 4 इलस्ट्रेशंस भी करवा दिया आपको। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस समझने, एक्सपेंसेस हमारे 7 तरीके के जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 7 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। पहला एक्सपेंस कॉस्ट फॉर मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। मैं आपको एक एक एक्सपेंस करके समझाऊंगी। चलिए पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, इन्वेंट्री। मैंने आपको ना शायद 4th वीडियो के अंदर समझाया था इन्वेंट्री, करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज 6 तरीके की होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ये बताया था। जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हमारे हिसाब से 4 तरीके के इन्वेंट्री। कौन कौन सी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, हम एक अकाउंटिंग जो करते हैं एक साल के लिए करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास कितना रॉ मटेरियल था, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना वर्क इन प्रोग्रेस था, कितना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, कितना ओपनिंग फिनिश गुड्स था, कितना क्लोजिंग फिनिश गुड्स था, कितना स्टॉक इन ट्रेड था ओपनिंग, कितना क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड था, ठीक है। 4 तरीके का माल पड़ा होता है हमारे गोडाउन में, जो साल के शुरू में हम चेक करेंगे, साल के आखिर में हम चेक करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हम 2 तरीके का सामान खरीदते हैं, एक तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हैं। स्टॉक इन ट्रेड होता क्या है, उस तरीके का सामान जो हमने खरीदा आगे बेच दिया, जिसको अपनी फैक्ट्री में हमने प्रोसेसिंग नहीं की। स्टॉक इन ट्रेड होता है इधर से खरीदा उधर बेच दिया, आगे हमारी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग नहीं करी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2 तरीके का सामान खरीदा जाता है, एक तो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, एक स्टॉक इन ट्रेड खरीदा जाता है, ठीक है। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने रॉ मटेरियल 1 लाख खरीदा, स्टॉक इन ट्रेड 50,000 खरीदा, ठीक है। तो अभी आपके लिए एग्जाम्पल समझा रही हूँ, तीन तरह एक्सपेंसेस आपके साथ हैं। पहले 3 एक्सपेंसेस समझाने के लिए एग्जाम्पल समझ लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहला एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये निकलता कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, साल के शुरू में कितना रॉ मटेरियल था, ड्यूरिंग द ईयर कितना रॉ मटेरियल खरीदा, माइनस कितना रॉ मटेरियल बच गया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। चलिए अब इसके ऊपर बेस इलस्ट्रेशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल दिया 2,50,000, मटेरियल परचेज 20 लाख, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 3 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग में परचेज को प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 36, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देना है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी मटेरियल एंड फिनिश गुड्स की दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मटेरियल एंड फिनिश गुड्स की दे रखी है। हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है।
ओपनिंग मटेरियल कितना है 5,50,000, कितना मटेरियल परचेज किया 22,50,000 प्लस कर दिया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना 4,50,000 माइनस कर दिया। फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना था। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ये दिया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ नहीं करना, मटेरियल परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ नहीं करना। ओपनिंग रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करो, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर दो। ठीक है, योर आंसर इज 14 लाख। फर्स्ट एक्सपेंस, फर्स्ट एक्सपेंस हमारा क्या होता है, ये देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्सपेंसेस 7 बताए थे मैंने आपको। पहला एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बेटा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो जैसे मैंने आपको भी बताया, आपकी 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है, 1 2 3 4 तरीके की इन्वेंट्री होती है जो माल गोडाउन में बचा पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 2 तरीके का सामान खरीदते हो, एक रॉ मटेरियल खरीदते हो, एक स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो खरीदा आगे बेच दिया। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको लिख दो सेकंड वाले एक्सपेंस में, अगर नहीं दे रखा तो छोड़ दो। सेकंड एक्सपेंस होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब थर्ड एक्सपेंस आपको बताती हूँ क्या होता है, यहीं पर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। थर्ड एक्सपेंस में ये जो 3 इन्वेंट्री, हमारी टोटल 4 तरीके की इन्वेंट्री वैसे होती 6 तरीके की है, लेकिन कैलकुलेशंस वाइज, वैल्यूएशन वाइज, सिलेबस में ट्रीटमेंट वाइज हमारे 4 हैं। कौन कौन सी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड। अब जो रॉ मटेरियल है उसका चेंज हमने नहीं निकालना, बाकी के जो 3 बचे, कौन से 3 बचे, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा एक्सपेंस बता रही हूँ, पहला एक्सपेंस था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, निकालना सिखा दिया। दूसरा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बता दिया, क्वेश्चन में दिया तो लिख दो, नहीं दिया छोड़ दो। तीसरा एक्सपेंस होता है इन 3 इन्वेंट्रीज का चेंज, इन 3 इन्वेंट्रीज का चेंज। ठीक है, रॉ मटेरियल का चेंज नहीं निकाला क्योंकि रॉ मटेरियल का चेंज जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे थे उसमें अपने आप निकल गया। अब इन तीनों का चेंज निकालना है, और चेंज निकालने के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे चेंज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का चेंज निकालना है, कौन कौन सी, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें आप, इसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशंस देख लें। एक्सपेंसेस, ये देखिए हमने ये वाली कर ली थी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बता दिया आपको, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्वेश्चन में दिया होगा, जो दिया होगा लिख देना। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज 3 का निकालना है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड का। इस क्वेश्चन में आपको फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको बताया हुआ सारी कैलकुलेशंस कहाँ होनी है, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में कैलकुलेशंस करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी है, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, प्लस आंसर आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, माइनस का आंसर आया इसमें, माइनस 50,000। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दिया, प्लस 50,000। तीनों का, तीनों तरीके की इन्वेंट्रीज का चेंज निकाल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड का। एक 2 का प्लस आ रहा है, 1 का माइनस आ रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 50,000। नेट आंसर 50,000 आ रहा है। ये हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसके आगे लिख देंगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज 50,000। ठीक है, अच्छा अब इससे अगला एक्सपेंस क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, अगला एक्सपेंस, मैं आपको सारे एक्सपेंसेस आगे के 4 एक्सपेंसेस और बता देती हूँ। अगला एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, 4 आगे के एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको एक बाय वन। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट का क्या मतलब है, जैसे सैलरीज एम्प्लॉयज को दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर हमने क्या लिखना और एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या नहीं लिखना, जो अभी हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को उनके बेनिफिट के लिए, जैसे उनको वेजेस देते हैं, सैलरीज देते हैं, बोनस देते हैं। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट क्या होता है, हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ लीव्स मिलती हैं, इतनी छुट्टियां आप ले सकते हो 1 साल में। अगर वो छुट्टियां नहीं लेता
तो या तो हम तो उसकी रिटायरमेंट के टाइम उन छुट्टियों का उसको पैसा दे देते हैं या एवरी ईयर दे देते हैं, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है पैसा, इसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारे सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासीफाई कर देते हैं। डायरेक्ट जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो दिया गया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो दिया गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसे कि डायरेक्ट के अंदर वेजेस, बोनस, लीव एनकैशमेंट आ गया। इनडायरेक्ट के अंदर सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे देखो, वेजेस आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, सैलरीज आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में, ग्रेजुटी पेड आएगा। ग्रेजुटी क्या होती है? जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको जो पैसा दिया जाता है, ग्रेजुटी होता है उसका। कन्वेंस, अब ये बताओ कन्वेंस हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। कन्वेंस दे हम अपने एम्प्लॉय को रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं आएगा। कन्वेंस को हम अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस के काम से एम्प्लॉय कहीं गया, अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया वो लिखा जाएगा, ट्रैवलिंग उसका आना जाना, ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस आने के लिए जो दिया जा रहा है वो आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में। लेकिन कन्वेंस एक्सपेंसेस दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा, कन्वेंस एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एम्प्लॉय को कन्वेंस क्यों देते हैं? हम कन्वेंस इसलिए देते हैं ताकि वो ऑफिस के काम से कहीं जा सके, ठीक है। मैंने अपने एम्प्लॉय को ऑफिस के काम से कहीं भेजा, उसके लिए कन्वेंस दी, वो एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं लिखा जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जितनी भी एमएनसीज कंपनीज है अपने एम्प्लॉयज़ को स्पा, रेस्ट रूम, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फैसिलिटीज़ देती हैं। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो उसके एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं आता, वो अदर एक्सपेंसेस में आता है। मेडिकल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट में आते हैं, जो बोनस दिया जाता है वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट में आते हैं, ठीक है। अगला फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? कंपनी के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब कंपनी को कहाँ से फाइनेंसेस मिलते हैं? डिबेंचर्स से, ठीक है। डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ से सब पैसा मिलता है, फाइनेंसेस मिलते हैं। इसके ऊपर जो उसको खर्चा पड़ता है वो सारा फाइनेंस कॉस्ट में लिखा जाएगा। देखा, जैसे हमने इंटरेस्ट पे किया टर्म लोन पे लिखा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, इंटरेस्ट पे किया बैंक ओवरड्राफ्ट पे लिखा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। अभी ये समझाती हूँ आपको डिस्काउंट वाला पॉइंट। इंटरेस्ट रिसीव है भैया, ये तो इंटरेस्ट रिसीव एक्सपेंस होना है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट पे तो अदर इनकम है हमारी, हमें अपनी एफडी पर इंटरेस्ट मिला, ये तो अदर इनकम है। बैंक ने चार्जेस लिए, बैंक चार्जेस क्यों लेता है ये बताओ? बैंक चार्जेस लेता है, बैंक ने आपको एसएमएस की फैसिलिटी दी, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी, तो बैंक चार्जेस हमारे अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाते हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स ये लिखा जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। लोगों ने आपके पास डिपॉजिट्स करवा रखे हैं जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ये फाइनेंस कॉस्ट में लिखा जाएगा। अच्छा, अब आपको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छुड़वाया था जो बताना है, ये देखिए। हम डिस्काउंट इशू करते हैं, ये मैं आपको डिबेंचर्स वाले चैप्टर में बताऊंगी। 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर्स इशू किए। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, 1000 डिबेंचर्स इशू किए। अब ये डिबेंचर बेटा मैं 90 रुपीज़ पर इशू कर रही हूँ। मैं उसको जो डिबेंचर दे रही हूँ उसकी वैल्यू तो 100 रुपये है, लेकिन उससे 90 रुपये ले रही हूँ, तो मैं उसको डिस्काउंट दे रही हूँ 10 रुपीज़ पर डिबेंचर का। मुझे 90,000 रुपीज़ मिल रहे हैं और 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। अब ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, 10,000 का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस डिस्काउंट को बेटा हम राइट ऑफ करते हैं, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। अगर ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखा है तब तो नहीं लिखेंगे उसको फाइनेंस कॉस्ट में, लेकिन ये जो डिस्काउंट को अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उसको इशू करते हुए जो डिस्काउंट हमने दिया और उसको राइट ऑफ करा उस डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, तो वो फाइनेंस कॉस्ट पे आएगा, ठीक है। डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ये भी फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। अब आता है बात डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। आपकी एसेट्स दो तरीके की, इंटैंजिबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट की वैल्यू जो कम होती है, जैसे मशीन की वैल्यू कम हुई, डेप्रिसिएशन तो पता है आपको क्या होता है, मशीन की वैल्यू कम हुई, फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई, उसको हम डेप्रिसिएशन में लिखेंगे। अमोर्टाइजेशन, गुडविल की वैल्यू कम हुई,
उसको हम अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे। इंटैंजिबल एसेट, पेटेंट कम हुए, अमोर्टाइज हुए, ट्रेडमार्क कम हुआ, अमोर्टाइज हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम हुआ, अमोर्टाइज हुआ। ठीक है, अगर हमारी टैंजिबल एसेट्स कम हो रही हैं उसको डेप्रिसिएशन, और अगर इनटैंजिबल एसेट्स कम हो रही हैं उसका अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में। अब जो जो एक्सपेंसेस ऊपर की कैटेगरी में नहीं आए वो अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कैरेज नहीं आया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बड़े सारे एक्सपेंसेस जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आए उनको अदर एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। अभी हमने किया भी था, कन्वेंस को लिखा जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, एंटरटेनमेंट को लिखा जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। तो मैंने अब आपको 6 वीडियो के अंदर चैप्टर 1 क्लियर करवा दिया। अब आप इन 6 वीडियोस को थॉरोली पढ़ लो, सो डैट बेटा आगे के जो चैप्टर्स आपने करने हैं, अगर आपका चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर होगा तभी आप चैप्टर 3 4 5 6 कर पाओ, 3 4 5 कर पाओगे पुरानी बुक के हिसाब से। नई बुक के हिसाब से 3 4 कर पाओगे, और एडेनम मतलब जो एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस वाला चैप्टर है वो कर पाओगे। ठीक है, तो आई विश आप इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को थोड़ी अच्छे से पढ़ो।